नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चला रहे थे, उसमें अगला टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज हम। तो 2015 से 2023 के मध्य जो कि यूपी पीसीएस में और ज्योग्राफी के जितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से 2023 की। तो 2023 का पहला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। हालांकि इसमें छाँटने को दिया गया था मिलान करने को, कौन-कौन से गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, कौन-कौन से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। तो पहले यहाँ जान लेते हैं कि पारंपरिक कौन से होते हैं, गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वो होते हैं जिनका अत्यधिक दोहन करने के बाद उनको बनाया नहीं जा सकता है, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे सीएनजी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हो गए, लिक्विड गैस हो गई और डीजल हो गया। ये सारे जो हैं ये पारंपरिक स्रोत हैं जिनका हम काफ़ी टाइम से दोहन करते आ रहे हैं। और गैर पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जिनको दोहन करने से या कम करने से ख़त्म होने वाले नहीं हैं, जैसे इनको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा। तो ये सब हैं, इनका कितना भी दोहन करें ख़त्म होने वाले नहीं हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिनमें सही कथन छाँटने के लिए दिया गया था। तो इसमें कौन-कौन से कथन दिए थे? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। तो जाहिर सी बात है, कर्क और मकर रेखा, मान लीजिए ये पृथ्वी है अपनी और यहाँ पे तो 0 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे ये कर्क रेखा हो जाएगी और ये मकर रेखा मान लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पे जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और यहाँ पे संवहनी वर्षा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और यहाँ पर टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही संवहनी वर्षा होगी, तो यहाँ पे लवणता ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि जितना धूप से जल सोखेगा उतना ज़्यादा फिर से वर्षा हो जाएगी। पर यहाँ पे कर्क और मकर रेखा पे चूँकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ भी नहीं होती दोनों गोलार्धों में, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा लवणता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा और वर्षा उतनी ही कम होगी, तो यहाँ पे लवणता बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? पर 0 से 90 डिग्री ध्रुवों पर जाने से लवणता में कमी आएगी। हाँ, ये बात भी सही है। जब इधर जाते जाएंगे तो उधर टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, तो उसी हिसाब से वहाँ पे वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो लवणता कम होती जाएगी। फिर लिखा है, परंतु उच्चतम लवणता 20 से 30 डिग्री जो कि भी मैंने देखा कर्क और मकर रेखा पे सबसे ज़्यादा होती है, अक्षांशों पे पाई जाती है, जहाँ पे 36% लवणता होती है। 36% का मतलब क्या होता है कि जो है 100%, या ऐसे देख लेते हैं, मान लो 1000 100 ml अगर पानी है तो उसमें 36 ml जो है 36 मानक जो है यूनिट वो लवणता की होगी। चूँकि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जो है लवणता ज़्यादा होती है। और वहाँ की बात करें तो वर्षा और जो है आर्द्रता कम होती है काफ़ी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, यूएसए एवं मैक्सिको के मध्य सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो यूएसए और मैक्सिको के मध्य कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हुई है। तो ये होता है, मान लो ये आपका यूएसए हो गया, ये जो होता है, तो यहाँ पे ये इतना मैक्सिको का भाग होता है और ये यूएसए होता है। तो यहाँ पे एक नदी ऐसे बहती है और मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है, तो ये हो जाती है रियो ग्रांडे नदी। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ राज्य दिए हैं और उनसे संबंधित दर्रे जो थे उनको मिलाने के लिए दिया गया था। तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मानाला, नीतीला, बालचा, लमलंग आदि ये सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं दर्रे। अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दिफू, दिहांग दर्रा, इसके साथ में एक और होता है यांग्याप आदि, ये सब दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग, कुजुम, बड़ा लाचा, सिपकिला, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और लद्दाख की बात करें तो अदिल, चांगला, काराकोरम, ये सब दर्रे जो हैं लद्दाख में पाए जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो माउंट न्यूमेन किस खनिज के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो ये जो है पहले ये देख लेते हैं, माउंट न्यूलैंड कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। काहे के लिए? लौह अयस्क के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ भी सत्य कथन छाँटने की बात है। तो रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि बिल्कुल सही कथन था। हालांकि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था 2023 पीसीएस में, पर यहाँ पे जो है ये कथन सही होगा। फिर बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है, ये भी सही है। तो दोनों कथन जो है सही थे।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ की जो खेती है स्पेन और अमेरिका वासी आए थे, फिर इन्होंने वहाँ से लाई और फिर वहाँ पे खेती करना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। फिर बात करते हैं, कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके उद्गम स्थल जहाँ से निकलती हैं उनको मिलान के दिया गया था। तो यमुना नदी यमुनोत्तर ग्लेशियर से निकलती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर नासिक के महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और गोदावरी की बात करें तो ये भी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से। और महानदी जो कि सिहावा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। फिर अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो पर्वत और देशों के मिलान की बात करी गई है। तो किलिमंजारो तंजानिया जो कि दक्षिण अफ्रीका में सबसे ऊंचा पर्वत है। अगली बात करें तो हालांकि ये ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। टाउकल जो कि मोरक्को में स्थित है। और स्टैनली जो है ये युगांडा में स्थित है। और हॉगर की बात करें तो ये अल्जीरिया में स्थित है पर्वत। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि झील और संबंधित देश से पूछा गया है। तो मराकाइबो झील वेनेजुएला में पाई जाती है और दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपर। और ये जो मराकाइबो झील है, यहाँ इसी के आसपास जो क्षेत्र है वो ऑयल के लिए फेमस है, तेल के लिए जो है, पेट्रोलियम तेल इन चीज़ों के लिए फेमस है ये। मिशिगन जो कि यूएसए में पाया जाता है मिशिगन। ओनेगो झील जो है ये रसिया में पाई जाती है और बैकाल झील रसिया में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हंगुल नाम का लाल हिरण कहाँ पाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक वो भी प्रोजेक्ट चलाया जाता है हंगुल या कश्मीरी स्टैग के नाम से, इसके संरक्षण के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं मरुद्भिद, जिनको जीरोफाइट्स कहते हैं। इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं? जो कि सफ़ेद हिरण हो गया, बिच्छू, वर्मी छिपकली, ऊँट आदि, ये सब जो है रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चूँकि इनके पानी को मतलब बहुत ज़्यादा समय के बाद पानी पीते हैं, तो इनकी जो कैपेसिटी होती है वो अच्छी खासी होती है, रेगिस्तान क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर घटते रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर बात करी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ग्रेट सैंडी, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है जो कि सबको पता है। तो यहाँ पे आरोही क्रम की बात किया गया है घटते क्रम में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले जो है ग्रेट सैंडी आएगा, फिर गोबी मरुस्थल आएगा, फिर अरेबियन मरुस्थल, इसके बाद सहारा मरुस्थल आएगा जो कि सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अलग भागी गंगा नदी है उसमें पंचप्रयाग जो है, पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछा गया कि किस किस नदी के मिलने से कौन कौन सा प्रयाग जो है वो बनता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी जो कि सबसे लास्ट में बनता है। तो जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग बनता है। अलकनंदा और धौली गंगा जो है इनके मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी, पिंडर या पिंडार भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो उससे कर्ण प्रयाग का जो है निर्माण होता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी की बात करें तो ये दो देख लें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मंदाकिनी और नंदाकिनी। तो अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से जो नंद प्रयाग बनता है और अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। तो ये देख लेना, ये कम से कम 2 से 2 बार पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, और आरओ में भी पूछा गया है 1-2 बार। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है अल नीनो से पूछा गया है। तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर जो है गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सही बात है। तो जो अल नीनो है ये पूर्वी प्रशांत तट पर जो है गर्म उष्णकटिबंधीय जलधारा होती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री टेम्परेचर, समुद्री पोषक तत्वों में कमी एवं प्लैंकटन की उत्पादकता में नुकसान होता है, ये भी सही है। तो जो है अगर भारत के रेफरेंस में बात करें तो अल नीनो जो है ये भारत के लिए नुकसानदायक होती है या इसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि जो है मान लेते हैं भारत है, तो भारत में जो मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है इसको कमज़ोर कर देती है। इसकी वजह से भारत हो गया और इधर मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र हो गया, जो इधर पे बारिश कम हो जाती है और मानसून जो है कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अगर बात करें और दक्षिण अमेरिका साइड हो गया कल, और उधर उत्तर अमेरिका का थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश हो जाती है, इसलिए वहाँ भी मछलियाँ हो गई और इनके लिए प्लैंकटन, इनका नुकसान काफ़ी मात्रा में हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कुछ पूछे गए हैं, जब जो परमाणु शक्ति वो है नाभिक ऊर्जा के लिए जो क्या बोलते हैं इसको, तो बात करते हैं शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमका किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो ये जो है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए फेमस हैं।
शिवाना समुद्र जो कि कर्नाटका में स्थापित किया गया 1902 में। कल्पक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन देख लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये मान लेते हैं ये, तो इधर से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो सबसे पहले तो ये पश्चिमी घाट पे सारी वर्षा कर देता है और फिर आगे से नर्मदा घाटी से ताप्ती से निकलता चला जाता है। और जो ये बंगाल की और अरब बंगाल खाड़ी की जो शाखा होती है, ये यहाँ से टकरा के यहाँ सीधे जाती है, तो यहाँ पे मेघालय होता है, तो ये जो है यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए ये कथन पहला सही हो जाएगा। फिर कारण क्या दिया गया है, कारण दिया गया है तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और दोनों एक दूसरे का जो है व्याख्या भी करते हैं सही में, जो कि भी मैंने बताया कि ये समानांतर पड़ जाता है। जैसे यहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ पे जाती है बारिश, तो यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो है यहाँ पे बंदरगाह पूछे गए हैं कुछ, तो इगारका बंदरगाह जो कि रसिया से संबंधित है, और जकार्ता बंदरगाह जकार्ता इंडोनेशिया से संबंधित है। मोंटेवीडियो उरुग्वे और रोटरडम जो है नीदरलैंड से संबंधित है, उत्तरी सागर में जो कि पाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो ये कोरियोलिस बल होता है। और ये कोरियोलिस बल जो है पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण उत्पन्न होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये लिखा भी है, घूर्णन के कारण होता है। अगर इसकी बात करें तो 0 डिग्री पर जो है इसका मान बिल्कुल कम होता है, शून्य होता है, और जितना है भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों की तरफ जाएंगे, उतना ही कोरियोलिस बल का जो मान है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, मिले हैं। और भारत के अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है भारत, ये बिल्कुल भी सही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोनों सही हो जाएंगे, और ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि अगले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट, इन चीज़ों के लिए जो है भारत अन्य देशों पे निर्भर है। तो ये मतलब इनकी जो है उत्पादन कम भाग बाद में बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये भी एक जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम की खोज की गई है। फिर बात करते हैं नदियाँ और उनकी सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो प्राणहिता हो जाएगी, पूर्णा, मंजीरा, इंद्रावती और वेनगंगा। वेनगंगा के साथ यहाँ पे पेनगंगा भी हो जाएगी। तो ये नदियाँ जो है गोदावरी की हो जाती हैं। महानदी की बात करें तो महानदी की शिवनाथ, हंसदेव, ईब, तेल, जोंक, ओंग, ये जो नदियाँ हैं ये महानदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। कृष्णा की बात करें तो कृष्णा की तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा आदि नदियाँ हो जाएंगी। और अगर कावेरी की बात करें तो अमरावती, हेमवती, सिमसा हो जाएगी। यहाँ पे एक और भवानी, काबिनी, ये सभी नदियाँ जो हैं कावेरी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देख लेना आप कि जो है ये अमरावती और काबिनी, ये दोनों नदियाँ काफ़ी टाइम में पूछी जा चुकी हैं, तो ये महत्वपूर्ण हैं। और इनमें से भी कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपीपीसीएस में और आरओआर में भी। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र जो है वो कौन सा है, तो डोनेट्स्क हो जाएगा। डोनेट्स्क कोयला के लिए सबसे मुख्य बेसिन जो है ये यूक्रेन क्षेत्र की है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लेटराइट मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, जाहिर सी बात है, और इसके कारण यहाँ पे लीचिंग हो जाती है, तभी जो है काफ़ी टाइट मिट्टी हो जाती है। मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम व आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इनका लाल रंग होता है, ये भी सही है। तो जो है लेटराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की जो है अधिक मात्रा पाई जाती है। और अगर बात करें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो इन चीज़ों की जो है इनमें कमी होती है। हालांकि भारत में जितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं सब में नाइट्रोजस, ह्यूमस और फास्फोरस, इन 3 चीज़ों की तो बिल्कुल कमी ही होती है। अगर किसी में दिया जा रहा है कि अधिकता है तो वहाँ पे आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अन्य बात करें इसकी लेटराइट मिट्टी की, तो इसको ईंट निर्माण में जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लीचिंग हो जाने पे मिट्टी जो है बहुत टाइट हो जाती है, तो वो ईंटों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है, तो ये 2 मंडल में पाई जाती है। एक तो
क्षोभ मंडल हो जाएगा, नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल, और ये समताप मंडल। फिर बात करें समताप मंडल जो होता है यहाँ पे 90% जो है यहीं पे पाई जाती है। एक मिनट। तो 90% जो है समताप मंडल में पाई जाती है और 10% जो है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यहाँ पे लिखा भी है। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है, और क्षोभ मंडल में 10% जो मौजूद होती है ये भी प्रदूषणकारी होती है, जो हमारे लिए श्वास लेने में जो है समस्या पैदा करती है। फिर अगली बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2023 में जो है 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से, जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। और अगले साल की बात करते हैं, प्री 2022 की, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। पहला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं, कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए थे वो सारे सौर ऊर्जा से संबंधित थे, पर यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो है भूतापीय ऊर्जा, परंतु सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है, चूँकि ये जो भूमि होती है उसकी तापीय, उसकी थर्मल एनर्जी जो होती है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है फसल या उत्पादकता और ये स्टेट से पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश किस चीज़ में सबसे आगे है, वो गेहूँ में हो जाएगा। और रबड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा केरला, और चाय जो है असम में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहाड़ी पर्वतों और राज्य से संबंधित पूछा गया था। तो वटेश्वर पहाड़ी जो कि भागलपुर बिहार से संबंधित है, चिन श्रेणी मणिपुर म्यांमार से संबंधित है, और धोसी पहाड़ी या धोई पहाड़ी की बात करें तो ये हरियाणा के महेंद्रगिरी जो है चोटी पे पाई जाती है। और बेल्लारी जो कि कर्नाटका में पाया था, बेल्लारी चित्रदुर्ग, ये तो आप लोगों ने खनिजों में पढ़ा होगा कि बेल्लारी चित्रदुर्ग तुमकुरू ये सब कर्नाटका में पाए जाते हैं। इस प्रकार से भी इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो भी है ये भी पर्वतों से संबंधित था। तो हिमालय पर्वत श्रेणी पे जो है ओयू या चोयू हो गया, लाहौल श्रृंखला हो गया जो कि लद्दाख में पाई जाती है, और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो अन्नामलाई सिरुमलाई श्रृंखला जो है ये सारी हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम संयंत्र और उनसे संबंधित जो है राज्य पूछे गए थे। तो बाल्को जो कि भारत एल्यूमिनियम जो कि बाल्को कहते हैं, तो ये कहाँ से संबंधित है, कोरबा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कोरबा छत्तीसगढ़ में है ना कि उड़ीसा में, तो यहाँ पे शायद गलती से लिख गया है। तो कोरबा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इंडाल्को की बात करें जो कि रेडकोट उत्तर प्रदेश में है, नहीं, इंडाल्को जो है ये हीराकुंड उड़ीसा में संबंधित है। और माल्को की बात करें तो ये इटली की सहायता से बनाया गया था, जो कि मेट्टूर तमिलनाडु में है, मेट्टूर है और इसके साथ में सलेम भी है, तो सलेम भी तमिलनाडु में ही है। अगले की बात करें हिंडाल्को जो कि रेणुकट उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ये यूएसए के सहयोग से बनाया गया है हिंडाल्को, यूएसए के सहयोग से। और इंडाल्को की बात करें तो ये कनाडा के सहयोग से बनाया, नहीं, ये रसिया के सहयोग से बनाया गया है, और जो बाल्को है ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति का उत्पादक जो है कौन सा है, वो खंभात की खाड़ी गुजरात हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे खंभात की खाड़ी ना देकर गुजरात या स्टेट का नाम देते डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का है। तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आगरा उत्तर प्रदेश में है और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इसका जो मेन कारण है मैं बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए ये मान लो भारत है, तो यहाँ पे ये आगरा हो जाता है और यहाँ पे दार्जिलिंग हो जाता है। हालांकि दोनों का अक्षांश मान में थोड़ा सा यही दिक्कत है, मतलब थोड़ी सी ही डिफरेंस है, तो ये दोनों एक ही अक्षांश पे होते हैं मान लो। लेकिन चूँकि ये जो दार्जिलिंग ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो पड़ता है, और एक तो ये ऊंचाई पे पड़ता है, ऊंचाई पे, और इसकी ऊंचाई कम होती है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर इसकी अपेक्षा दार्जिलिंग की अपेक्षा कम हो जाता है। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जाहिर सी बात है, जो कि सामान्य ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कम हो जाता है। तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इस प्रकार दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि झरनों और अवस्थिति से पूछा गया है। तो दूध सागर झरना जो है गोवा में पाया जाता है, बरकाना झरना कर्नाटका से संबंधित है, खंडाधार उड़ीसा, तब पलानी जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित झरने हैं।
फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नदी घाटी बेसिन का पूछा गया था कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है, उसको क्रमानुसार मिलाने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो कि इन नदियों में सबसे ज़्यादा गंगा का हो जाएगा बेसिन क्षेत्र। फिर इसके बाद की बात करें तो हो जाएगा गोदावरी, फिर कृष्णा हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये हो जाएगा महानदी, फिर नर्मदा और फिर कावेरी। तो इस प्रकार इनका जो है क्रम लग जाएगा। हालांकि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट इनको ही गंगा और गोदावरी एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा आराम से। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनजातियाँ और राज्यों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि केरिया जनजाति कहाँ से संबंधित है, तो केरिया जनजाति उड़ीसा से संबंधित है। और पालियान की बात करें तमिलनाडु, यानदी जो है आंध्र प्रदेश, और कुकी और मैती ये दोनों पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर से संबंधित हैं। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र दिया है, और कुकी की जगह पर अगर मणिपुर दिया था तो भी सही था। कुकी और मैती नगा ये सारी जो है मणिपुर से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, म्यांमार का पेंगु योमा क्षेत्र किस चीज़ के लिए या किस खनिज के लिए संबंधित है, तो खनिज तेल के लिए संबंधित है। क्योंकि आप लोग को पता है म्यांमार हो गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, त्रिपुरा, मिजोरम ये हो गया, ये खनिज तेल के लिए फेमस है। ऐसे में असम और ये म्यांमार दोनों लगते ही हैं सीमा पास में ही, तो ये पूरा क्षेत्र जो है ये खनिज तेल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो क्रांतियों से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो जो गोल्डन क्रांति है ये बागवानी एवं शहद से संबंधित है। अगली बात करें ग्रे क्रांति तो उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन। पीली क्रांति सरसों या तिलहन जो है उससे संबंधित है। काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया सत्य कथन कौन सा था, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जाहिर सी बात है। फिर संसार का लगभग 2 पॉइंट क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, हाँ ये भी सही है। फिर कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, तो कर्क रेखा देश के बीच से भी गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हो जाएंगे, तो इधर ईशा करते हैं सबसे पहले गुजरात पड़ता है, फिर राजस्थान पड़ता है, फिर एमपी हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत का कुछ क्षेत्र जो है भारत के बीच से गुजरती है, मान लो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि उष्ण कर्क रेखा, तो इसके नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, और इसके ऊपर का जो है वो उत्तर भारत जो है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो महासागर जो है और उसमें जो पाए जाते गर्त हैं, गर्त और महासागर किससे संबंधित है, तो मरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर से संबंधित है, और मेलॉय गर्त जो है मेलाय गर्त ये आर्कटिक महासागर से संबंधित है। सुंडा गर्त हिंद महासागर, और प्यूर्टो रिको जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अटलांटिक को अंध महासागर भी कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है जो कि 75% है। इसके बाद हीलियम जो कि 25% है, और मेथेन भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, CH4। फिर अगले क्वेश्चन बात करते हैं इराक का सुन्नी त्रिकोण नगर जो है वो किन किन से मिलकर बनता है, तो बगदाद, रमादी और टिकरिक इन तीनों शहरों से नगरों से मिलकर बनता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा ऋतु जो है वो शीत ऋतु में होती है वर्षा, हाँ ये भी सही है। और कारण क्या है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यहाँ पे शुष्क ठंडी हवा जो है वो आती रहती है शुष्क क्षेत्र से, इसलिए यहाँ पे जो है गर्मियों में ना होकर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि इससे और इसका कोई खास संबंध है नहीं। तो इस प्रकार कथन तो दोनों सही हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है ये भी कथन और कारण से है। तो विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, हाँ सही बात है। और उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोरीफेरा तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो दोनों कथन सही भी हैं और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। और खनिज संबंधी अगर आप लोगों को वीडियो देखना हो तो मैं 1 से 2 दिन में पूरी वीडियो पूरे भारत और उत्तर प्रदेश तथा विश्व की एक ही वीडियो में टोटल खनिजों से संबंधित एक वीडियो में आप लोगों का जो है पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कम समय में अच्छे से आपका रिवाइज भी हो जाएगा, तो देख लेना। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कराकुम मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है जो कि ब्लैक सागर से पास में है। तो तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो जो है तुर्कमेनिस्तान में 90% पाया जाता है, और कजाकिस्तान में भी कुछ एरिया पाया जाता है इसका, तो यहाँ पे लिखा भी है जो कि।
फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो के संदर्भ में सत्य कथन है। तो बोर्नियो 3 देशों में विभाजित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व में दक्षिण पूर्व में। तो ये मान लो है, तो यहाँ पे एक तो इधर और थोड़ा सा इधर भाग और ये इधर, तीन भागों में जो है, एक आइलैंड पे 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? तो इधर जो है ये इंडोनेशिया का हो जाएगा, और ये मलेशिया, और ये ब्रुनेई का हो जाएगा। ये ब्रुनेई हो जाएगा, ये मलेशिया। तो 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है, ये भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस प्रदेश में पाया जाता है? जर्मनी में। कोयला क्षेत्र एक भारत में भी है, जो कि झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है। झारखंड को भी जो है रूर प्रदेश भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दक्षिण अमेरिका के स्थलरुद्ध देश जो हैं, तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही हैं, एक तो बोलीविया हो जाएगा, दूसरा पराग्वे। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, जो कि संबंधित जो है उद्योगों से संबंधित है और उनके केंद्र। तो ओसाका जो कि सूती वस्त्र से संबंधित है। डेट्रॉइट की बात करें तो मोटर वाहन से संबंधित है, जो कि यूएसए में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन, क्यूबा जो कि क्यूबा सिगार के लिए प्रसिद्ध है। तो क्यूबा जो है ये कैरिबियन देश में पाया जाता है। यहाँ पे हिंद महासागर में जो है, नहीं, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जो कि कैरिबियन द्वीपों में पाया जाता है। क्यूबा, हवाना, हैती, ये सारे आइलैंड होंगे। सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये पोत निर्माण के लिए फेमस है। ओसाका जो कि जापान में है, ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो जो है ये जो उद्योग हैं, यहाँ से भी प्रत्येक वर्ष एक नए क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ भी देख सकते हैं 23 क्वेश्चन आए थे। इसके पहले भी 23 या 24 क्वेश्चन थे, 2022 में भी 23 क्वेश्चन आए हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ईयर की, जो कि 2021 है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा कोको का प्रमुख उत्पादक देश है? तो यहाँ पे जो है आइवरी कोस्ट, घाना और इंडोनेशिया, इन तीनों क्षेत्रों में, तीनों देशों में जो है कोको का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बात करें तो कोटे डी आइवर या आइवरी कोस्ट हो जाएगा, इसके बाद घाना, इसके बाद ये इंडोनेशिया। फिर बात करते हैं एनटीपीसी की सिंगरौली इकाई के बारे में जो सत्य कथन है। तो इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और इसकी जो स्टार्टिंग की बात करें तो 1982 से स्टार्टिंग हुई उत्तर प्रदेश के। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना कि सिंगरैली और सिंगरौली, तो सिंगरौली जो है ये यूपी में पाया जाता है, और एक सिंगरैनी क्षेत्र है, तो सिंगरैनी जो है तेलंगाना में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली में विस्तार इसका है, जो कि यूपी और एमपी के सीमा पर पाया जाता है। फिर बात करते हैं, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी और पहली इकाई है। तो ये भी आपके फैक्ट से तैयार हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु के होने में जो है सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ, जो कि आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से। भूमध्य सागर में चक्रवात जो होते हैं उसके थ्रू चलाता है। यह वर्षा रबी, जो मतलब वर्षा रबी में जो है गेहूँ फसल के लिए इसको गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। तो वर्षा जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जो है रबी की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, लाभकारी होती है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होने वाली वर्षा को। मेंस के पर्पस से अगर पढ़ा रहे होते तो अच्छे से मतलब बना के बताते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो है भूमध्य सागर है, और यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, ये हिमालय हो जाएगा। तो यहाँ से जो है मध्य देशों से होकर आता है, और हिमालय से टकरा के यहाँ पे पश्चिम भारत बारिश करता है, और फिर यहाँ से जो है निकलते हुए यहाँ तमिलनाडु, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1-2 बार पूछा भी जा चुका है कि तमिलनाडु में जो है वर्षा होती है, तमिलनाडु में पूर्वी क्षेत्र पर, तो कौन से मानसून से होती है? तो लौटते हुए मानसून या निवर्तित मानसून उत्तर पूर्व जो होता है उससे होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1-2 बार। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लौंग किसका जो है विरूपण है? तो ये सूखी पुष्पकलिका है। तो लौंग क्या होती है? फूल होता है। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो सीजियम एरोमेटिकम हो जाएगा, और कुल की बात करें तो मिर्टेसी कुल हो जाएगा, मिर्टेसी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? चिल्का झील उड़ीसा की हो जाएगी। चिल्का झील जो है उड़ीसा की हो जाएगी। एक लैगून झील भी है। लैगून झील क्या होती है? और लैगून झील वो होती है कि जो मतलब जिसका पानी झील में भी आता रहता है, और झील का पानी समुद्र में भी मिलता रहता है। तो ये जो है यहाँ पे स्थित है उड़ीसा में। तो इसका पानी आता भी रहता है, यहाँ से भी चला जाता है समुद्र में। तो इसको इस प्रकार की झीलों को जो है लैगून झील बोलते हैं। केरला में भी जैसे अष्टमुड़ी हो गया, पेरियार हो गया, ये सारी चिल्का झील और सिल्का झील हो गई, ये सारी क्या है? लैगून झील हो जाती हैं।
अगला बात करें तो सांभर झील राजस्थान देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखना है कि अगर नॉर्मल पूछता है कि भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील हो जाएगा, और अगर पूछता है अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांभर झील हो जाएगी, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील की कौन सी है, तो सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, चिल्का झील उड़ीसा। पुलिकट झील चिल्का झील के बाद जो कि आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील जो है कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील भी बोल सकते हैं और खारे पानी की भी झील है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के एरिया में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जलप्रपात पूछे गए हैं और किस नदी पर बना हुआ है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है सुवर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी जो कि राजस्थान में है। फिर बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। और बूढ़ा भाग जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह क्रम जो है, तो इसका जो पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा गया है, तो पश्चिम से पूर्व में सबसे पहले सुमात्रा आएगा, फिर जावा आएगा, फिर बाली आएगा, फिर जो है लोम्बोक आएगा, लोम्बोक। तो ये क्रम हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन जो है, कुछ संस्थाएं दी गई हैं जिनका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड जिसको ONGC बोलते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। आगे बात करें राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना, और भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी, ये तो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर जो है, हालांकि डायरेक्ट गंगा की सहायक नदियाँ नहीं है, गंगा की सहायक नदियों की सहायक नदियाँ हैं, पर जोंक नदी जो कि महानदी पर बनी हुई है, अभी पढ़े भी थे हम लोग, जोंक हो गया, तेल हो गया, ओंग हो गया, हंसदेव हो गया, ये सब महानदी पर स्थित हैं, मतलब महानदी की सहायक नदियाँ हैं। तेल, जोंक, ओंग, हंसदेव, मंड, ईब, ये सारी महानदी की नदियाँ हैं। अगली बात करें राज्य और उससे संबंधित जो चोटी है, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा हो जाएगी, दोदा बेटा। राजस्थान में गुरु शिखर जो कि माउंट आबू, और नागालैंड की जो है सरावती हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की बात करें धूपगढ़ी हो जाएगी जो कि मैकाल पे स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। काफ़ी टाइम पहले जो है गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में जो है गंगा की सहायक नदी ही नहीं है, अब ये डायरेक्ट हो गई है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कारण क्या है देख लेते हैं। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण से मतलब होता है अपने मार्ग को भूल जाना या मार्ग को परिवर्तित करते रहना। तो तीस्ता नदी एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग को हमेशा बदलती रहती है, इसलिए इसको अपहरण हिमालय की नदियों से था मतलब। तो वर्तमान में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और बहुत टाइम पहले जो है ये गंगा की डायरेक्ट नदी थी। तो दोनों कथन भी सही हैं और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्थान और जनजातियाँ, जो कि ये भी देख लीजिए, जनजातियाँ प्रत्येक वर्ष पूछी ही जाती हैं, तो इनको रटना पड़ेगा। तो कोरियाक जो है रसिया से संबंधित है, और पूनान जनजाति जो है बोर्नियो से संबंधित है, बोर्नियो भी पढ़ा था जो कि 3 भागों में बटा हुआ था। और अरमर स्थल की बात करें तो रुबाला और लैप्स जो कि स्वीडन और फिनलैंड में पाई थी, लैप्स। अगले क्वेश्चन की बात करें, नोबी एवं कांतो मैदान किस देश में स्थित हैं, तो ये जापान में स्थित हैं। नोबी और कांतो जापान जो है मैदान जापान से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेकांग नदी जो है, मेकांग नदी जो कि म्यांमार में है, म्यांमार से होकर जाती है, के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार से होता है जो कि सही है, और ये 6 देशों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र से गुजरती है। चाइना हो जाएगा, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, और जो है ये ऐसे बहती हुई चली जाती है और इधर जो है दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। वियतनाम सीमा पर चाइना सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, स्थानीय पवनें दी गई हैं और स्थान दिया गया है। तो लेवेस जो पवन है, लेवेस ये स्पेन से संबंधित है जो कि यूरोप में स्थित पड़ती है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की 1-2 और पवनें हैं जो कि ब्रिकफील्डर हो गया, विली विली हो गया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया की हैं। ब्लैक रोलर जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, पाई जाती है पवन। शामल की बात करें तो ये इराक, ईरान और अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है शामल। इसको तो मैंने भी नहीं पढ़ा है कभी, तो ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंस हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा देश जो है काला सागर के तट पर स्थित है, तो यहाँ पे सारे दिए गए, ये काला सागर है। और बात करें अगर पूरब की, तो पूर्व से जॉर्जिया लगता है,
और पश्चिम और जो पश्चिम की बात करें तो बुल्गारिया रोमानिया से टच करता है। दक्षिण की बात करें तो टर्की, और जो है उत्तर की बात करें उत्तर एवं पूर्व से उत्तर पूर्वी इस क्षेत्र में तो यूक्रेन और रसिया, ये 2 स्टेट। तो 5 हो जाएंगे, रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, 6 स्टेट से टच करती है। अगली बात करें, कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं और देश से संबंधित, तो माउंट एटना जो कि इटली से संबंधित है। माउंट रेनियर की बात करें तो ये यूएसए में स्थित है। माउंट पेरिकुटन मैक्सिको, और माउंट एपो जो कि फिलीपींस से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा द्वीप जो है कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो ग्रेनाडा, मोंटेसेराट, इंगुएला, ये सारे जो हैं कैरिबियन सागर में स्थित हैं। और जबकि मडीरा उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। मडीरा जो है ये द्वीप ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित, अटलांटिक देश में स्थित है। और बता देते हैं एक बार जो है कहाँ पे पड़ता है कैरिबियन सागर। तो मान लेते हैं कि ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो है ये उत्तरी अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, और ये साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये क्षेत्र कैरिबियन क्षेत्र पड़ता है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 19 क्वेश्चन जो हैं 2021 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2020 की। तो यहाँ पे कुछ जनजातियाँ पूछी गई हैं। अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो अंडमान में अंडमानी, निकोबारी, सेंटलीज, जारवा, ओंजे, हालचू, शोम्पेन, ये आदि हैं। और उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया रेंगमा। तो रेंगमा मिकिर, ये जो है रेंगमा, तो ये नागालैंड की है, जो कि ऑप्शन में को एलिमिनेट करना था। क्योंकि इसमें एक आपने वेब सीरीज देखी होगी काला पानी। काला पानी में जो है कौन सी एक जनजाति की बात की गई है, ओरांग जनजाति। काला पानी में ओरांग जनजाति जो कि अंडमान निकोबार से ही संबंधित है, तो वहाँ की वेब सीरीज दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, यमुना की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तट से मिलती हैं, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो पश्चिम से पूर्व के क्रम की बात करते हैं तो इसमें चंबल सबसे पहले, फिर सिंध, बेतवा, केन जो मिलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। और बाएं तट पर जो मिलती हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? टोन्स हो जाएगी, हिंडन, सेंगर, और ये रिहंद या रिंद दोनों बोल सकते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन जो कि एक टाइम काल से मिलाना है। सबसे पहले ये पहाड़ियाँ दी हैं और इनको मिलाना है कि किस काल में बनी थी। तो अरावली पर्वत जो है ये सबसे पहले बना हुआ था भारत में। प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत जिसको फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में बना हुआ था। और विंध्याचल पर्वत की बात करें तो अरावली के बाद जो है बना है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन काल में ये भी बना है। पश्चिमी घाट की बात करें तो ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं, हालांकि बल्कि कगार है। क्योंकि कगार क्या है, जो पश्चिमी घाट है जो, तो मान लेते हैं पश्चिमी घाट एक कगार है। कगार क्या होती है, मान लेते हैं ये पश्चिमी घाट है, तो इसके नीचे एक जो है ये मान लो ये पूरा प्लेट था और ये बीच से टूट गई और ये वाली नीचे दब गई और इसके ऊपर से ये वाली बैठ गई, तो ये जो है अचानक से ढाल बन जाती है, इसलिए इसको कगार कहते हैं। और इसीलिए इधर से आने वाली नदियाँ जो हैं ज़्यादा दूरी तक बहने का टाइम नहीं पाती हैं, तो डेल्टा नहीं बना पाती हैं और ना ही ज़्यादा अवसादों को जो है एकत्रित कर पाती हैं। तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है पूरा समझ में आ गया होगा। और फिर बात करते हैं हिमाद्री श्रेणी जो कि वृहद हिमालय में है। तो ये श्रेणी जो एक महाकल्प की टर्सरी युग में है, जो कि काफ़ी लेट में बनाई गई है। और वृहद हिमालय की बात करें तो ओलिगोसीन काल में बना हुआ है, जो कि नवीन फोल्डेड माउंटेन है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी नदी हिमालय, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय से जो है बहती है? तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सारी पूर्ववर्ती नदियाँ ही हैं। पूर्ववर्ती नदियाँ उन नदियों को कहते हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं और हिमालय बनने के बाद भी अपने स्थान को छोड़ी या चेंज नहीं की हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि कभी कभी ऑप्शन में गंगा भी होता है, तो अगर गंगा होगा तो गंगा भी पूर्ववर्ती नदी ही है। हालांकि अगर ये चारों ऑप्शन दे दिए गए तो इसमें सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये तीनों तो होंगी, इस हिसाब से इसको एलिमिनेट कर देंगे। पर अगर इसमें से कोई एक ना देखे, ये 3 दे दी जाएंगी और उसके साथ में यमुना दे दिया जाएगा, तो यमुना को काट देंगे, इसको पूर्ववर्ती मान लेंगे, क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन में ऐसा हो चुका है। कहीं कहीं पे जो है गंगा को भी पूर्ववर्ती नदी माना गया है, हालांकि है ये, बट ऑप्शन में अगर उसको एलिमिनेट करने को दिया जाएगा 4 ऑप्शन में से इसको, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर जनजातियाँ और अवस्थिति की बात करते हैं, तो अंगामी जनजाति जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है, बिरहोर झारखंड, खस जो है उत्तराखंड, टोडा
तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक और जनजाति है बड़गा। तो टोडा और बड़गा ये दोनों जनजातियाँ तमिलनाडु की हैं, और ये जो हैं जो नीलगिरी पर्वत है यहाँ की ढालों पे भैंस पालन करती हैं, जिसके लिए काफ़ी फेमस हैं। तो टोडा और बड़गा जो है भैंस पालन में फेमस हैं। अगला कथन जो है, मुंबई महाराष्ट्र भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र था। जाहिर सी बात है, प्राचीन समय में था, अब भी है। मुंबई महाराष्ट्र जो है ये भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इस कच्चा माल की कोई समस्या नहीं है। सही बात है, एक तो कथन भी सही है और एक दूसरे की जो है व्याख्या भी करते हैं। और चूँकि कच्चा माल उपलब्ध है तभी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे फेमस उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। फिर अगला क्वेश्चन है, खट्टे एवं रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है, कहाँ पे होता है? तो वहाँ पे भूमध्य सागरीय जो है उस क्वेश्चन आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। यहाँ पे रसीले पदार्थ उत्पादन फसलों का जो है सबसे ज़्यादा होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा, जैतून, अंजीर, अंगूर, इन सब का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खनिज और उनसे संबंधित जो है उत्खनन क्षेत्र या शहर। तो लौह अयस्क जो है ये कहाँ पे आता है? बेल्लारी, चित्रदुर्ग ये कर्नाटका के हो गए, कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये सब कर्नाटका के हो गए। बॉक्साइट की बात करें तो शहडोल, कटनी, सतना, मांडला, जबलपुर मध्य प्रदेश आदि। अगली बात करें, कश्मीर घाटी जो है काहे के लिए फेमस है? अगला क्वेश्चन आगे जो है क्या पूछा गया है? कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी महाभारत और धौलाधर श्रेणी में, हालांकि कश्मीर घाटी को 4 भागों में बांटा गया है, धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, ये 4 श्रेणी में जो है बांटा गया है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व की श्रेणी में विभाजित करने की ये लिखा भी है। पीर पंजाल इसको जम्मू कश्मीर में, कश्मीर पहाड़ी को जो है या कश्मीर पहाड़ी को जो है जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ धौलाधर, और मसूरी कहाँ कहते हैं? उत्तराखंड में, और जो है नेपाल में महाभारत श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन क्या है? वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ जो हैं अवस्थित हैं। तो ये दोनों जो कथन हैं सही हैं। अगला कथन जो है क्वेश्चन, कुछ खनिज और लौह खनिज दिए गए हैं, उनका क्षेत्र पूछा गया है। तो कारागांडा जो क्षेत्र है, तो ये कारागांडा क्षेत्र जो है कजाकिस्तान क्षेत्र एक देश में पाया जाता है। क्रिवोई राग की बात करें तो यूक्रेन में पाया जाता है। नॉर्मेंडी और पिरेनीज जो है स्पेन फ्रांस में पाया जाता है। रूर बेसिन जो कि जर्मनी में पाया जाता है। तो इसमें से ये 2 जो हैं ये मुझे भी नहीं पता है, हालांकि नहीं पता थे, अब पता हो गए हैं। और इसको तो अब इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेन और फ्रांस में की सीमा रेखा पर पाई जाती है पिरेनीज, तो ये यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। खैर, तो 2 के हिसाब से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं अगर पता हो अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश से संबंधित है। तो बैगुओ जो है ये फिलीपींस से संबंधित है। हरिकेन जो कि यूएसए से संबंधित है। टाइफून चाइना से संबंधित है। और एक है टाइफून और टाइफू, तो टाइफू जापान से संबंधित है। और विली जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित वायु है, स्थानीय वायु। विलीज हो गया, ब्रिकफील्डर हो गया। अगला क्वेश्चन है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की किस तट पर अवस्थित है? तो ये दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। कालगुर्गी और कूलगार्डी ये जो हैं सोने की खानें हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र है, तो ये जो लिखा है डार्लिंग, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डार्लिंग जो श्रेणी है, तो डार्लिंग श्रेणी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे एक ये एक मरले और डार्लिंग नाम की नदियाँ हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं डार्लिंग से। तो ये डार्लिंग जो पूछा गया है ये पहाड़ या चोटी से पूछा गया है, और ये जो है मर्रे और डार्लिंग नदियाँ हैं, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मलेशिया में किंता घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो टिन उत्पादन से प्रसिद्ध है। मलेशिया की जो किंता घाटी है ये टिन उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी। और यहाँ की गोपन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक कंपनी है। तो मलेशिया जो है टिन उत्पादन में काफ़ी आगे है, लगभग सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है कि उत्पादन जो है यही टिन का उत्पादन होता है मलेशिया में, इसीलिए सस्ते में ये निर्यात भी काफ़ी मात्रा में करता है, कम पैसों के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं जो है यहाँ पे 4 जलधाराएं दी गई थी, जो कि पूछी गई थी कि कौन सी हिंद महासागर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो है सारी हिंद महासागर से संबंधित जलधाराएं लिख दी गई हैं। तो मेडागास्कर गर्म जलधारा हो जाएगी, अगुलहास जो कि गर्म जलधारा है, मोजाम्बिक ये भी गर्म जलधारा है, और उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा तथा दक्षिण विश्ववती जो कि जलधारा है,
और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना के शायद डाली भी है अपने चैनल पे, जिसमें सारी जलधाराएं जो हैं ठंडी गर्म जो कि पूरे विश्व की हैं, तो वो एक मैप के माध्यम से बताई हैं। एक बार देख लेंगे तो सारी जो है याद हो जाएंगी आप लोगों को, तो जाके गो थ्रू कर सकते हैं चैनल पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो कि नृजातीय समूह और जो है देश से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहूदी जो है ये इजराइल से संबंधित है। टेडा जो है लीबिया, बेजा मिस्र और लुर जनजाति समूह जो है ईरान का है। फिर अगला क्वेश्चन है देश और राजधानी। तो मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगी, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स और केप वर्डे की प्रेया हो जाएगी। तो राजधानियाँ भी देख सकते हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्शबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र जो है किस खनिज से संबंधित क्षेत्र है। तो मैग्नीज के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए। हीरा उत्पादन हेतु किम्बरले डायमंड, यहाँ पे एक किम्बरले खान है जो कि डायमंड से संबंधित है। और जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहते हैं, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका को स्वर्ण नगर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पर्वत और उससे संबंधित देश। तो एटलस जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। मान लेते हैं कि ये अफ्रीका देश हो गया, तो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे एटलस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है, ये अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। अभी मैंने बात की भी थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। चिम्बोरा जो इक्वाटोर में स्थित है। और पिरेनीज की बात करें तो ये अभी भी हमने डिस्कस किया था, स्पेन और फ्रांस की सीमा पे है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के देश जो कि काल्पनिक रेखाओं पर स्थित है। काल्पनिक रेखाएं जैसे कर्क मकर और विषुवत रेखाएं होती हैं, ये एक्चुअल में रेखाएं ना होकर के देश को जो है भारत देशों को बांटने के लिए या मैपिंग को जो है मैपिंग के माध्यम से देशों की जो है अपने आप से उनकी एक स्थिति अवस्थिति निर्भर करने के लिए बताने के लिए ही हम लोगों ने वैज्ञानिकों ने जो है इनको काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं। कर्क मकर रेखा हो गई ये सारी, एक्चुअल में तो ये नहीं है। तो कर्क रेखा से गुजरने वाले देश जो हैं अफ्रीका के कौन कौन से हो जाएंगे, पश्चिमी सहारा हो जाएगा, मारिटानिया हो जाएगा, माले, अल्जीरिया, नाइजर और लीबिया तथा मिस्र हो जाएगा, जो कि वेस्ट पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। मकर रेखा की बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर हो जाएगा। 0 डिग्री की बात करें भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, तो गैबोन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, जायरे हो जाएगा, युगांडा, केन्या और सोमालिया भी हो जाएगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं 20 क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 से। अब बात करते हैं 2019 के, तो इसमें क्षेत्र दिया गया है और किस प्रकार की वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाती है ये पूछा गया है। तो कैलिफोर्निया नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे जो है चैपरेल प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे माकवी, दक्षिण अफ्रीका में फिम्बस और मैटोरल जो है चिली से संबंधित मैटोरल। तो अगला क्वेश्चन क्या है राजधानी और देश, ये अभी पूछा गया था। फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, ताशकंद हो जाएगी। और ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक तथा तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद, इस प्रकार की राजधानियाँ हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है वनस्पति और क्षेत्र से संबंधित, फिर से वही पूछा गया है। तो अधिजीवी वनस्पति जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। बबूल की बात करें तो सहारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। और बाओबाब सवाना क्षेत्र जो कि घास के क्षेत्र होते हैं सवाना। फिर देवदार की बात करें तो भूमध्य सागरीय 0 डिग्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। देवदार जो है रसीले क्षेत्रों में पाया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, और अधिपादप जो है ये अधिजीवी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन की कैसा उदाहरण है। तो ये सरोवरीय मैदान का जो है उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे और उदाहरण दिए गए कश्मीर घाटी हो गया और लाल नदी घाटी जो कि यूएसए में है, अमेरिका में। तो ये सारे जो हैं सरोवरी मैदान के उदाहरण हैं। कौन कौन से, इम्फाल बेसिन हो जाएगा, कश्मीर घाटी इंडिया और लाल नदी क्षेत्र जो कि यूएसए में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मध्य भारत में पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले सतपुड़ा पाया जाएगा जो कि गुजरात राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान में। फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड में पाया जाएगा। तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कथन क्या है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र होता है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये जो है 2 महाद्वीपीय प्लेटों के संक्रमण क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप और इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं। भूस्खलन हो गया जैसे। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उद्क्रम क्षेत्र अवस्थित होते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ये संक्रमण क्षेत्र में पाया जाता है।
तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। यहाँ पे दो प्लेटें जो है प्लेट टेक्टोनिक की घटना यहाँ पे होती है, जो कि किस प्रकार की अभिसारी प्लेट टेक्टोनिक एक दूसरे की ओर खिसकने की वजह से जो है बीच में अवसादों के वलन पड़े और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। तो इस क्षेत्र में जो है सबसे हाई क्वालिटी के जो है वो भूकंप आते हैं, हाई तीव्रता इंटेंसिटी के। अगला क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है। तो पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है। अंगामी की बात करें नागालैंड हो जाएगा। आइनू जो कि जापान में, एनू लिखा है यहाँ पे, कभी कभी आइनू भी लिखा होता है, तो जापान से संबंधित है। और खिरगीज जो कि यहाँ पे किरगीज लिखा है, कहीं कहीं पे खिरगीज भी होता है, तो मध्य एशिया क्षेत्र जो कि कजाकिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत सारे जो है भौगोलिक राजनीतिक लाभ हैं। तो दोनों कथन सही भी हैं और व्याख्या तो नहीं करते हैं, चूँकि भौगोलिक राजनीतिक लाभ से सैन्य अड्डों इससे कोई संबंध है नहीं, दिख नहीं रहा है। तो कथनों कारण बात दोनों सही है, पर एक दूसरे की जो है व्याख्या नहीं करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है कौन सी नदी भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर नदी घाटी, जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। छोटा नागपुर पठार पलामू जिला झारखंड से निकलती है ये दामोदर नदी। और कहाँ जा फिर ये इसकी जो सहायक नदियाँ दामोदर की, बराकर, कोनार, जमुनिया, ये सारी सहायक नदियाँ दामोदर की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारियों की भूमि किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सवाना। शिकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है घासी ग्रास क्षेत्र होते हैं, ग्रासलैंड, सवाना क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है जहाँ पे शिकारी भी शिकार की क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कहाँ पे दोनों गोलार्धों में जो है कर्क या मकर रेखा के एरियाज में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, सही बात है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्मयुक्त होती हैं। तो लघु हिमालय में जो है परतदार चट्टानें जो होती हैं और उन चट्टानों के मध्य में जो है जीवाश्म थोड़े बहुत पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं मतलब, लेकिन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जाहिर सी बात है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्वेज नहर क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ने वाली झीलों का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले लेक मंजिला पड़ेगा, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बियर लेक और फिर लिटिल बिटर लेक जो है ये पड़ेगी। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा? लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। स्वेज नहर के भूमध्य सागरीय तट पर पोर्ट सईद, स्वेज नहर पे जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र पर सबसे मान लेते हैं ये वाला जो है ये लाल सागर है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ना होता है, यहाँ पे पोर्ट सईद स्थित है, और जबकि लाल सागर के तट पर स्वेज बंदरगाह है। यहाँ पे ये स्वेज नहर होती है ना ऐसे, तो यहाँ पे पोर्ट सईद होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्वेज बंदरगाह। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राफिक पठार जो होता है, टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा क्या है? तो उत्तरी अटलांटिक जो है टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन चक्रवात से संबंधित है। तो विली विलीज जो है अभी हमने बात किया था, रिपीटेड है क्वेश्चन, दूसरी बार रिपीटेड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एक तो बिली विली हो जाएगा और एक है अभी बताएंगे, याद आएगा तो। दूसरा टाइफू, जो कि हमने अभी बात की थी कि टाइफून जो है चाइना से संबंधित है, जबकि टाइफू जापान से संबंधित है। फिर बगुइयों की बात करें तो फिलीपीन से हो जाएगा और हरिकेन यूएसए से हो जाएगा। तो इसमें इसको छोड़ के इन दोनों को, ये दोनों अभी रिपीटेड हैं टोटली। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, कौन सा नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग अवस्थित है? तो सेंट पीटर से व्लादिवोस्टोक हो जाएगा, जो कि रसिया के नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो यूरोप से रूस में और ये एशिया क्षेत्र में स्थित है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर इस मार्ग पर रेल मार्ग के अन्य स्टेशनों की बात करें तो मास्को हो जाएगा, कजान, चिता, ओमस्क, पर्म, इरकुत्स्क आदि हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो है फिर से पूछा गया है पवनों से। तो सांता आना कैलिफोर्निया क्षेत्र में चलती है, हबूब सूडान, यामो जापान और मिस्ट्रल जो है फ्रांस में चलती है, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस के आसपास क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कोयला क्षेत्र और अवस्थित घाटी। तो तलचर जो कि महानदी घाटी उड़ीसा में स्थित है, कर्णपुरा दामोदर नदी घाटी ये भी। सिंगरौली की बात करें तो सोन नदी घाटी एमपी और थोड़ा सा यूपी। सिंगरेनी की बात करें तो गोदावरी नदी घाटी तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सी चोटी भारत में अवस्थित है?
तो कामेत उत्तराखंड में है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नामचा बरवा आंध्र प्रदेश, नामचा बरवा आंध्र में अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे बात करें गुरला मानधाता जो कि तिब्बत में है, तो ये भारत से बाहर है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का मात्रा क्रमशः किस तरफ बढ़ता है। तो बात करते हैं, मान लेते हैं कि ये भारत है, तो यहाँ से प्रवेश करती है उत्तर पश्चिम मानसून, तो इधर से इधर जितना ही बढ़ते जाएंगे, मतलब पश्चिम, ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घटता चला जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घटेगा। जाहिर सी बात इधर से आएगा तो सबसे पहले ज़्यादा वर्षा इधर करेगा, फिर आगे जितना ही बढ़ता जाएगा उतना ही जल की कमी होती जाएगी, तो पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा कम होती चली जाएगी, और फिर जाके तमिलनाडु में बारिश करेगा बची खुची। अगली बात करें तो किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा परंतु निचले जल में जो है खारा जल बहता है। तो ये ऐसी नदियाँ जो है राजस्थान में ही पाई जा सकती है, जिसका नाम है लूनी नदी। तो राजस्थान में जो है लूनी नदी, चूँकि ये अरावली से पर्वत श्रृंखला से निकल के झील से होकर बहती है, और झील में जो है, झील जो होती है नमकीन खारे पानी की होती है, तो वहाँ से आगे का पानी जो है खारा हो जाएगा, तो इधर का मीठा हो जाएगा, इधर का खारा, और ये बीच में झील हो जाएगी। तो ये, और इसकी उद्गम की बात करें तो अरावली पर्वत से सागर मती या सरस्वती नदी निकलती है। नदियों में इसकी सहायक नदी सरस्वती अलग अलग हैं, जो कि पुष्कर झील से निकलती हैं। मिलने पर लून अभी बताया भी वही सेम लिखा है कि मिलने से जो खारा पानी बन जाता है आगे का। लूनी नदी की बात करें तो रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं इसको। बराक नदी उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। बराक नदी, इसका कोई औचित्य नहीं है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोरीबंद डेल्टा किस एक उपविभाग में स्थित है। तो बंगाल डेल्टा, बंगाल डेल्टा को जो है मोरीबंद डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और देख रहे हैं, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि ये कृष्णा एवं गोदावरी, तो कृष्णा एवं गोदावरी का जो डेल्टा होगा वो मोरीबंद डेल्टा नहीं होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो होगा वो मोरीबंद डेल्टा होगा, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। अगली बात करें कथन की, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है अधिक क्षेत्रफल पर गन्ना बोया जाता है, इसलिए उसकी उत्पादकता या उसका जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, परंतु महाराष्ट्र में कम क्षेत्रफल पर बो के अधिक उत्पादन किया जाता है, इसलिए उत्पादकता महाराष्ट्र की अधिक होगी। फिर कारण क्या है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी कथन सही, ये भी कथन सही है, पर व्याख्या जो है एक दूसरे की नहीं करती हैं, क्योंकि यहाँ चीनी मिलों की बात की गई है, यहाँ पे एरिया की बात की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख सकते हैं कि एवरेज जो है 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष। फिर अगला क्वेश्चन 2018 की बात कर लें, तो मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के मध्य रेखा बनाती है, और भारत और चाइना के मध्य कहाँ पे रेखा बनाती है, तो बात करते हैं, तो ये जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश वाला, ये, तो यहाँ पे भारत और चाइना के मध्य जो रेखा बनती है उसको ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। फिर बात करते हैं अगला, भारत में सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा किसमें का है कि, तो ये किसमें जो है अंगूर फसल से संबंधित है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आता था पहले। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो ये तो नो डाउट गुजरात ही होगा, गुजरात का हो जाएगा। और अगर राज्य में मिनिमम की बात करें सबसे कम, तो ये गोवा की हो जाएगी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। भारत की कुल तटरेखा जो है वो कितनी है, स्टेट प्लस यूटीज मिला के 75-16 km। अगला क्वेश्चन जो है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होगा। तो कुंचिकुल जलप्रपात जो कि बराही नदी बना हुआ है, लिखा है कुंचिकुल जलप्रपात जो कि बराही नदी कर्नाटक में बना हुआ है। अन्य जलप्रपात की बात कर लें तो जोग जलप्रपात, जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, तो ये सरस्वती नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में। और राकिम कुंड जो की बात करें तो ये गाय घाट नदी पर बिहार में बना हुआ है। और केवटी जलप्रपात जो कि रीवा सतना मध्य प्रदेश में बना हुआ है, रीवा पठार। अगला क्वेश्चन जो है, सर्वोच्च चोटी पूछी गई है, तो केरल की सर्वोच्च चोटी जो क्या हो जाएगी, अन्नाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ पर स्थित है। और नागालैंड की बात करें तो सरामती हो जाएगी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो। उत्तराखंड की नंदा देवी, और तमिलनाडु की जो होगी दोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर स्थित है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो है ये किस काल में बना। तो ये प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है, प्लीस्टोसीन काल में बना हुआ है और अभिनव जमाव का विस्तार है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। तो
कौन सी नहीं निकलती हैं? गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये सारी जो है पश्चिम घाट से निकल के बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं। और बात की नर्मदा और ताप्ती, तो ये जो है पश्चिमी से घाट से न निकल के भारत के बीच क्षेत्र से सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, काली मृदा की विशेषताएं पूछी गई हैं। तो स्थानीय भाषा में इसको रेगुर कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं और चिकनी मिट्टी भी कहते हैं इसको, और रेहुर मृदा भी कहते हैं, रेहुर। और क्रेब्स के अकॉर्डिंग जो है एक परिपक्व मृदा है। तो क्रेब्स एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है काली मृदा को परिपक्व मृदा कहा जाता है। इसकी नमी धारण क्षमता ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। चिकनी होती है, इसके कणों का जो आकार होता है बिल्कुल पतला होता है, सिल्ट की प्रकार। काला रंग की होती है, और वो काला रंग किस कारण होता है? तो काला रंग जो होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका विस्तार की बात करते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी मृदा है जो पानी में भीगने पर गीली हो जाती है और जो है सूखने पर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, और जुती हुई भूमि भी कहते हैं इसको। तो काली मृदा को ही कहते हैं जुती हुई भूमि, इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं पड़ती है ज़्यादा। फिर भारतीय मौसम मुख्यालयों, उनकी स्थापना की बात करें तो कोलकाता की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। शिमला की बात करें तो 1905, पुणे महाराष्ट्र जो है 1928 और नई दिल्ली 1944। हालांकि वर्तमान में जो है भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय जो है, भारतीय मौसम मुख्यालय ये जो है नई दिल्ली में है। सबसे पहले कोलकाता में 1875 में था, इसके बाद ये कालक्रम से चलता चला गया। अगला बात करें तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का कालक्रम क्या था? तो सबसे पहले जो है कौन से जीव आए थे? तो सबसे पहले आते हैं कवच वाले जीव, और इसके बाद पहले कीट आए। सबसे पहले मतलब कवच वालों के बाद कीट, इसके बाद सरीसृप, इसके बाद जो है स्तनधारी आए। फिर बात करते हैं, ये वैसे टाइम की याद करने की आवश्यकता खास है नहीं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है? तो मंगल ग्रह है, क्योंकि न्यूज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो है मंगल ग्रह है जो ये, इसकी जो है भाग पृथ्वी से ही मिलता जुलता है, और इसमें भी सेम जो है अस्तित्व, जो क्या बोलते हैं खनिज या वो जीवन की अस्तित्व की संभावना मंगल पर भी दर्शाई गई है। अगला क्वेश्चन है मृदा से संबंधित इडेफिक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से ये इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना क्षेत्र में, या शीतोष्ण कटिबंधीय जो है घास के मैदान है पंपास। प्रेयरी की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा। अगला बात करें मरुस्थल और देश, तो सोनेरॉन जो है ये यूएसए से संबंधित है, तकलामाकन चाइना, कराकुम तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो सबसे ज़्यादा जो है मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया को है प्यासी भूमि भी कहते हैं, प्यासी भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब अच्छा खासा मरुस्थल का क्षेत्र है यहाँ पे, इसलिए इसको प्यासी भूमि भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। जैसे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो गिब्सन हो जाएगा, तनामी, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन, ये सारे जो हैं मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगला बात करें, कौन सी नदी पक्षी के पंखों की आकृति का डेल्टा बनाता है? तो मिसिसिपी, जो कि अमेरिका में स्थित है, यूएसए में मिसिसिपी। बात करें कहाँ पे पाई जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जो मिसौरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, मिसौरी। मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? मिसौरी। इसकी अगर बात करें कहाँ पे पाई जाती है, तो मान लेते हैं ये खाड़ी हो जाए, क्या कैलिफोर्निया की खाड़ी हो जाएगी, और ये जो है ये मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ से मिसिसिपी नदी आती है, और यहाँ से मिसौरी नदी मिल जाती है, और फिर यहाँ के मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मिसिसिपी हो जाएगी, ये मिसौरी, इस प्रकार बहती है सेम इस जगह पे। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुएज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य जो है समुद्री दूरी में कितनी कमी आई? तो 7000 किलोमीटर, भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की कमी आई। सुएज नहर के निर्माण की बात करें तो 1859 में स्टार्ट हुई थी, और 1869 में जो है समुद्री यातायात शुरू हुई थी। 1869 किस चीज़ से संबंधित है? तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 17 नंबर, जो कि आखिरी है इस साल का। तो सड़कों की लंबाई के आधार पर बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये लिखा भी है। अगले क्वेश्चन 2017 की बात करें,
यहाँ भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आए हैं 2018 में। फिर 17 की बात करें तो कौन सा विशालतम ग्लेशियर हो जाएगा, तो सियाचिन हो जाएगा, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ससाइनी भी काराकोरम में है, और जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है, नेपाल सिक्किम में। बात करें ऊपर से आने की, तो ऊपर से काराकोरम, फिर लद्दाख, सबसे पहले काराकोरम आएगा श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर बात करें तो यहाँ पे कैलाश श्रेणी हो जाएगी, और इसके बाद बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक आता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा कनारी जलधारा, जो कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, ये भी ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट पेरू, ये भी ठंडी जलधारा है। ओयोसियो जलधारा, ये भी प्रशांत महासागर में है, ये भी जो है ठंडी जलधारा है। और कनारी हम्बोल्ट जलधारा की बात करें तो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा ही जो है ये अल नीनो बन जाती है, जब यहाँ पे ठंडी की जगह पे गर्म जलधारा बन जाती है तो ये जो है अल नीनो बन जाती है। अगला बात करें दर्रे पूछे गए हैं, तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में स्थित है, जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल ये सारे जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से जोड़ता है कौन सा, जोजिला दर्रा। तो दर्रे ये सारे रिपीटेड हैं, ऊपर भी एक बार आ चुके हैं। अगला किसे यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं, तो एबरडीन, स्कॉटलैंड, एबरडीन को जो है यूरोप की राजधानी कहते हैं, कौन सी, तेल राजधानी। अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा इजराइल से सीमा साझा करती है, इजराइल से साझा करती है, तो एशिया महाद्वीप के जो देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन ये हो जाएंगे। और अफ्रीका की बात करें मिस्र और काहिरा, तो ये सारे जो हैं साझा करते हैं। और इनकी राजधानी की बात करें तो इधर बेरूत हो जाएगा, सीरिया, जॉर्डन, और इधर मिस्र या काहिरा हो जाएगा। अगर मैप के माध्यम से बना के बताएं तो ये मान लेते हैं सिनाई पेनिनसुला हो जाएगा, पोर्ट सईद। तो इधर यहाँ से जो है मिस्र की सीमा लगती है इजराइल की, ये इजराइल है, और लेबनान की यहाँ पे लगती है, और ये जॉर्डन हो जाएगा, और यहाँ से जो है सीरिया की सीमा लगती है। मान लो ये इजराइल हो जाएगा, तो ये जॉर्डन हो जाएगा, ये लेबनान हो जाएगा, ये सीरिया हो जाएगा, और इधर मिस्र हो जाएगा, और ये हो जाएगा इजराइल। तो इस प्रकार सारे देशों की जो रेखाएं हैं वो लगती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा होगा, तिब्बत का पठार हो जाएगा। इसको पामीर की गांठ भी कहते हैं, तो इसको विश्व का जो है विश्व की छत भी कहते हैं, तिब्बत के पठार को। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, कौन सा क्रम भारत का 90% से अधिक कोयला क्षेत्र को जो है बनाए समाये रखता है, तो गोंडवाना क्रम हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। बात करें दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा नदी, ये सारे क्षेत्र जो हैं ये गोंडवाना क्षेत्र में संबंधित हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इन क्षेत्रों से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है, मतलब इसमें दिए गए हैं उसमें से ऐसा कौन सा जो है क्षेत्र उद्योग या कारखाना है जो कच्चे माल के पास स्थित नहीं है, तो जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, सलेम तमिलनाडु, ये सारे जो हैं ये कच्चे माल के आसपास ही स्थित हैं। फिर बात करें दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल, ये जो है ये कच्चे माल के उद्योग का कच्चे माल के आसपास स्थित नहीं है, काफ़ी दूरी पे स्थित है। अगले की बात करें लाल सागर उदाहरण है अक्षीय द्रोणी का, तो लाल सागर जो है अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। अगले की बात करें कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री की बात की गई है नॉर्थ में, तो कितने राज्यों से गुजरती है भारत के, तो ये मैंने पहले ही बता चुका है, 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगली बात करें पश्चिम से पूर्व क्रम जो कि श्रेणियों का है, तो गारो, खासी, जयंतिया और फिर नागा। तो गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में स्थित हैं सेम क्रम में, और नागालैंड जो है नागालैंड की नगा श्रेणी हो गई। एक केन्यक श्रेणी भी यहीं की है, और नगा और केन्यक ये दोनों जनजातियां भी इसी श्रेणियों से संबंधित है नागालैंड की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबरीगिरी जो है जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ, ये जल विद्युत परियोजना है, और घाट प्रभा ये सिंचाई परियोजना है। रामगंगा नदी की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब इससे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है, सिंचाई का भी किया जाता है, और अन्य नहरें निकालने के लिए भी किया जाता है, मतलब बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई गई परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इडुक्की बांध की बात करें तो पेरियार नदी केरला में बनी हुई है, और ये किस लिए फेमस है, तो ये जो है जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है। अगली बात करते हैं झरने दिए गए हैं कुछ और नदी,
तो दूध सागर मांडवी नदी गोवा से संबंधित है। डुडुमा पहाड़ी जो कि मचकुंड नदी पर बना हुआ है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। गोकक गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो कि शरावती नदी पर कर्नाटक में बना है। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम भी है जो कि गरसोप्पा कभी कभी लिखा होता है, गरसोप्पा जलप्रपात। तो जोग या गरसोप्पा पूछा जा सकता है। अगला देश है जो कि राजधानी पूछी गई है, तो गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ हो जाएगी, ताइवान की ताइपेई हो जाएगी, निकारागुआ की मानागुआ और मालदीव की माले। मुद्रा की बात करें तो रूफिया, मालदीव की मुद्रा जो है रूफिया होगी। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट स्थानांतरित खेती, मतलब जो स्थानीय खेतियाँ होती हैं उनका नाम क्या होता है, तो पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं इसको, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में वाल्टेरे कहते हैं, वाल्टेरे। पूर्वी उत्तर भारत की बात करते हैं झूम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है डाहिया कहते हैं, डाहिया। उड़ीसा में कहते हैं शायद वेगा, वेगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एल्यूमिनियम कंपनियां या तो एल्यूमिनियम उद्योग जो है बाल्को, ये कोरबा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हिंडाल्को रेडकोट उत्तर प्रदेश जो कि यूएसए की सहायता से बनाया गया है। नाल्को की बात करें तो कोरापुट उड़ीसा हो जाएगा। और हिंडाल्को की बात करें इंडिया एल्यूमिनियम की बात करें हिंडाल्को की, तो हीराकुंड उड़ीसा में हो जाएगा, हीराकुंड उड़ीसा। फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं नदी और नगर, तो नील नदी के तट पर कौन सा खार्तूम सूडान स्थित है। हालांकि यहाँ से नील नदी और इधर से वाइट, तो ये ब्लू और वाइट नील मिल के जो है क्या बन जाती हैं, इथोपिया में मिल जाती हैं दोनों, और फिर आगे बन जाती हैं क्या, मुख्य नील नदी। अगले जायरे की बात करें तो ये ब्राज़ाविले कांगो से गुजरती है, के पास से गुजरती है। और राइन नदी रोटरडम नीदरलैंड जो कि उत्तरी सागर में गुजरती है। सी नदी के तट पर जो है पेरिस फ्रांस स्थित है। अगला क्वेश्चन ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहते हैं, तो फजेंडा कहते हैं, फजेंडा। सेंटोस बंदरगाह को काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पे एक बंदरगाह स्थित है सेंटोस, जिसको काफ़ी बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में जो है आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कौन सी हो जाएगी, लुडविग्स नहर, लुडविग्स। साल्ट अन्य नदियों की बात करें तो साल्ट सेंट मारी नहर कनाडा में स्थित है, सफ़ेद सागर नहर रसिया, और ओल्गा दोन नदी जो है वोल्गा डॉन, ये भी रूस में स्थित है, ओल्गा हो गई और डॉन, ये दोनों। अगले क्वेश्चन की बात करें रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये रानी झांसी देख के झांसी उत्तर प्रदेश में ना टिक कर देना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि 1996 में स्थापित किया गया था। अगले की बात करें वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है तो वायुमंडल में नमी की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जाहिर सी बात है जितनी नमी या आर्द्रता होगी उसी हिसाब से तो बारिश हो पाएगी। और अगर बात करें कि नमी या आर्द्रता किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। जितना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वायुमंडल में जो है आर्द्रता की जो सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, और वो पानी को अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्य की बात करी गई है। तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो साइलेंट वैली केरला पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष की बात करें, शंकु वृक्ष तो हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति की बात करें तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, महानदी कृष्णा गोदावरी इनके मुहाने हो गए आदि। और पतझड़ की बात करें तो ये तो राजस्थान से संबंधित है ही है, मरुस्थलीय क्षेत्रों से। अब बात करते हैं 2016 के क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एवरेज 20 से 22 क्वेश्चन ही होते हैं हर साल। 1-2 साल जो है 18-19 तक पूछे गए हैं। अब बात करते हैं 2016 की, तो नेलांग घाटी जो है, नेलांग घाटी ये कहाँ पे स्थित है, तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। आगे की बात करें तो फॉन जो है ये आल्प्स पर्वत पर स्थित है। मिस्ट्रल फॉन जो है, मिस्ट्रल फॉन ये राइन नदी घाटी में स्थित है। और खामसन की बात करें तो मिस्र में चलने वाली पवन है। बोरा पवन जो है इटली के एड्रियाटिक सागर, यहाँ पे एड्रियाटिक सागर लिख सकते हैं, के तट पर चलती है। अगला क्वेश्चन है झीलों का अवरोही क्रम, जो कि यूएसए और कनाडा की बात करता है। नहीं ये दूसरे हैं, अच्छा अन्य भी हैं। तो अवरोही क्रम किस चीज़ का दिया गया है, सॉरी यहाँ पे अवरोही क्रम जो दिया गया है वो दिया गया है उनकी जो एरिया की दिया गया एरिया। तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका होगा, तो सुपीरियर झील का यहाँ पे दिया गया है, सबसे ज़्यादा होगा। फिर विक्टोरिया झील, फिर बैकाल झील और फिर ग्रेट बियर लेक। तो ये सबसे पहले हो जाएगी सुपीरियर लेक, फिर हो जाएगी विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर ग्रेट बियर लेक, इनका एरिया के हिसाब से।
अगला बंदरगाहों की बात करें तो रोटरडैम बंदरगाह जो है नीदरलैंड में स्थित है। इगारका की बात करें तो रूस से संबंधित है। मोंटेवीडियो उरुग्वे से, और जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगले दर्रों की बात करें तो नीतिला मानाला, ये बात की थी मैंने अभी, रिपीटेड है तो ये उत्तराखंड का हो जाएगा। नाथुला और जेलेबला भी बताया था जो कि सिक्किम से है। और जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल ये सारे जम्मू कश्मीर के हैं। सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे की बात करते हैं, कौन सी चट्टान प्रणाली नवीनतम भारत में है? तो सबसे पहले आर्कियन हो जाएगी, फिर धारवाड़ हो जाएगी सबसे पहले और सबसे प्राचीन आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, फिर जो है गोंडवाना, इसके बाद क्वार्टनरी, इसके बाद टर्शियरी और फिर नवीन, ये सब आते चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन बात करें जनजातियों की तो किर्गिज जनजाति मध्य एशिया से संबंधित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। आइनू की अभी बताया था मैंने, जापान में है। और बद्दू जो कि अरब में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेह से श्रीलंका से श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा का प्रयोग किया जाता है। फिर ये देख सकते हैं, वैसे कोई वो नहीं है, पर यह जास्कर श्रेणी में है। श्रीनगर काराकोरम एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, अभी मैंने बताया भी सेम बात है। बनिहाल दर्रा की बात करें, ये भी जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है। चुम्बी घाटी की बात करें तो सिक्किम में स्थित है। भूटान चाइना के मिलन बिंदु पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो घास के मैदान दिए गए हैं। तो इस लानोस की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। स्टेपी यूरोप में स्थित है। और प्रेरीज की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, वेल्स जो कि अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पे घास के दिए भी गए हैं कि लानोस जो है उष्णकटिबंधीय घास है, बाकी ये सारी शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है? तो कर्नाटका। उत्तर प्रदेश इंडिया का जो कर्नाटक स्टेट है, ये 70% से ज़्यादा काफ़ी अकेले पैदा करता है। अगली बात करें औद्योगिक क्षेत्र और देश, तो किनकी जो कि जापान से संबंधित है। किनकी क्षेत्र जापान, कैंटन चाइना, लॉरेन फ्रांस और बेलो हॉरिजॉन्टले जो है ये ब्राज़ील से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सबसे ज़्यादा मात्रा में है? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला बात करें केंद्र और खनिज की, तो कोयला क्षेत्र जो है मुकुम जो है कोयला से संबंधित है। और डल्ली राजहरा जो कि लौह क्षेत्र से संबंधित है। कोरापुट उड़ीसा की बात करें तो बॉक्साइट। चित्रदुर्ग कर्नाटका, ये मैग्नीज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब दक्षिण भारत की, तो अनाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट को नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ पे आता है? तो एक क्या बात, पश्चिम तटीय में जो है महाराष्ट्र और गोवा का एरिया जो है उसको कहते हैं, कर्नाटका और गोवा। अगली बात करें तातीपा का तेल शोधनशाला जो है कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। तातीपा का तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? जो कि तमिलनाडु चेन्नई में होगा, चूँकि ये क्षेत्र जो है समानांतर दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर एरिया में पड़ जाता है। हाँ, हालांकि यहाँ पे जो है पश्चिमी विक्षोभ या निवर्तित हुए मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु तट को। अगला क्वेश्चन जो है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है एमपी में। तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध की बात करें तो चंबल नदी और नागार्जुन सागर जो बांध है कृष्ण नदी पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है कितना? 23 डिग्री 5 मिनट, 23.5 डिग्री। अब तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई होती है। मान लेते हैं यह पृथ्वी है, तो ये ऐसे ना होके ऐसे होती झुकी हुई, तो जो इसके मध्य दूरी होगी ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी होती है। इतना। अगला क्वेश्चन क्या होगा, बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड की जो उत्पन्न हुई है उसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेन ने दिया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी व्याख्या किसने की? बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या किसने की है, व्यवस्थित व्याख्या? तो रॉबर्ट वैगनर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबर्ट वैगनर।
अब बात करते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हैं, 20 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 2015 की। तो इसमें विश्व के प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? तो बैकाल झील, जो कि कहाँ स्थित है? रूस में। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। तो सबसे ज़्यादा बैकाल झील रूस की हो जाएगी, इसके बाद नंबर आ जाएगा विक्टोरिया झील की। अगला कौन सा क्वेश्चन है? तो अगले क्वेश्चन में जो जलप्रपात पूछे गए हैं, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात जो है हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील हो जाएगी। और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील जो कि टिटिकाका झील हो जाएगी, बोलीविया और पेरू क्षेत्र में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील की बात करें तो टंगानिका झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मरुस्थल और अवस्थिति देश से पूछा गया है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया और चाइना के मध्य में पाया जाता है। चिहुआहुआ मरुस्थल जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको में पाया जाता है, जहाँ से मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ बहती हैं, उसी क्षेत्र में पाया जाता है चिहुआहुआ मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो कि सबको पता है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। अगला उद्योग से संबंधित है। तो कागज उद्योग कहाँ पे पाए जाते हैं? ओंटारियो कनाडा, मोटर सिटी डेट्रॉइट यूएसए, रासायनिक उद्योग टेक्सास जो कि यूएसए में स्थित है। मोटर कार जो है नागोया जापान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं? तो किर्गिस्तान हो जाएगा। किर्गिस्तान को जो है 40 कबीलों का देश कहते हैं। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चिली में। ये तो कई बार पूछा जा चुका है। दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा दूध गंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडल की परतों का क्रम जो है, तो सबसे पहले सबसे नीचे आती है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल हो जाएगा, इसके बाद बहिर्मंडल हो जाएगा। हालांकि जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल है, ये दोनों काहे के हैं? ये ताप मंडल में आते हैं। लेकिन मतलब किताबों पर डिपेंड करता है किस किताब से पढ़ा जा रहा है। तो जो स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें थर्मल जो है ताप मंडल दिया गया है, आयन मंडल और बहिर्मंडल को मिला के डायरेक्ट ताप मंडल, चौथा मंडल ताप मंडल हो जाता है। तो ये क्रम हो जाएगा। सबसे पहले सबसे नीचे आएगा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। अब बात करते हैं, कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो स्वर्णिम त्रिकोण जो है क्या हो जाएगा? तो ये स्वर्णिम त्रिकोण जो है अफीम उत्पादन क्षेत्र है। बरमुडा ट्रायंगल की बात करें तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, जहाँ पे क्यूबा हवा कैरिबियन सागर में पाया जाता है, जहाँ पे क्यूबा हवाना ये सब पाए जाते हैं। रेड बेसिन जो कि चाइना से संबंधित है। और सुदूर पूर्व का चावल कटोरा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं, क्योंकि ये म्यांमार चावल उत्पादन में काफ़ी आगे है एरिया। फिर बात करते हैं बांध दिए गए हैं कुछ और नदियाँ। तो ग्रैंड कुली जो बांध है कोलंबिया में किस नदी पर स्थित है? कोलंबिया नदी पर। ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हूवर बांध की बात करें तो ये कोलोराडो नदी जो है यूएसए में। और नुरेक बांध बक्स ताजिकिस्तान। और कोहरा बासा जम्बेजी नदी मोजाम्बिक से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ध्वस्त नगर, जिसको घोस्ट कहते हैं, ध्वस्त नगर या घोस्ट टाउन, तो कुलधारा, धनुषकोट और लखपत, ये जो है तीनों कुलधारा, धनुषकोटी और लखपत इन तीनों को जो है घोस्ट टाउन कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो झीलों से संबंधित है। तो अंचार झील जो कि श्रीनगर से संबंधित है। हमीरसर झील गुजरात में हो गई। कोलेरू झील की बात करें तो अभी बात किए थे, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और फुलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। जनजातियों की बात करें तो टोडा जनजाति तमिलनाडु, भी एक और जनजाति मैंने बताई थी साथ में, टोडा और बड़गा, जो कि भैंस पालन के लिए, भैंस चराने के लिए फेमस है। तो टोडा और बड़गा जनजातियाँ तमिलनाडु की हो जाएंगी। और लेपचा जनजाति सिक्किम से हो जाएगी। बिरहोर, खोंड, बिरहोर, हो, ये सारी जनजातियाँ झारखंड की हो जाएंगी। और मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, ये सारी जनजातियाँ और पहाड़ियाँ दोनों ही मेघालय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन जो है गर्म झरनों से संबंधित है। गर्म झरने और कहाँ पे स्थित हैं? तो मणिकरण झरना जो है हिमाचल प्रदेश में है। ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश और तप्तपानी जो है उड़ीसा। पहली बार में जो क्वेश्चन ये मैंने देखा था तो मेरे भी होश उड़ गए थे, मुझे भी समझ में नहीं आया था कि ये कहाँ पे होगा, ये सब कहाँ पे होंगे, तो मुझे भी ये पता नहीं था फिलहाल। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, झीलें और अवस्थिति। अष्टमुड़ी झील जो है केरला में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हालांकि जहाँ पर अगर ऑप्शन आंध्र प्रदेश होगा तो आंध्र प्रदेश ही सही होगा, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में दोनों में पाई जाती है। मान लेते हैं ये पुलिकट झील है, तो यहाँ से ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये तमिलनाडु।
अगला रूपकुंड की बात करें, रूपकुंड, नैकचिया ताल, सूरत ताल, ये सब उत्तराखंड में है, ताल नाम से जो झीलें हैं। और सूरजकुंड जो है हरियाणा की है, सूरजकुंड। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी, इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपासी या रेगुर मिट्टी। किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन नहर को, एडन, दामोदर नदी से एडन एडन नहर को निकाला गया है। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकाली गई है, ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि सतलज नदी से निकाली गई है सरहिंद नहर, और एडन नहर जो है दामोदर नदी से निकाली गई है। तो यहाँ पे हमने 2015 से लेके 2023 तक के सारे PYQ जो कि ज्योग्राफी में इंडिया प्लस वर्ल्ड में पूछे गए हैं, सारे कवर कर लिए मैंने। और एवरेज की बात करें तो एवरेज क्वेश्चन जो हैं 20 प्लस आते ही हैं, 19-20 प्रत्येक वर्ष आए हुए हैं। तो यहाँ से देख ले सकते हैं कि ज्योग्राफी का कितना बड़ा वेटेज है, UPPCS हो या कोई भी एग्जाम हो, RO में भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं 20 के अबव में। तो ये सीरीज का ये वीडियो ज्योग्राफी तो मैंने जो है पूरा हो गया है। अब अगला वीडियो किस चीज़ का आएगा, शायद इकोनॉमी का आएगा या फिर साइंस का आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो में।